मैं और हितेश एक ही ओल्ड एज होम में रहते थे। हम दोनों को हमारे बच्चों ने घर से निकाल दिया था। हम एक दूसरे का सहारा बन गए। एक दिन हितेश साहब इस दुनिया को छोड़कर चले गए। उनके सामान से मुझे एक पुराना लिखा हुआ खत मिला जो उन्होंने 40 साल पहले हिमांशी के नाम लिखा था, मगर कभी पोस्ट ही नहीं कर सके थे। मैंने खत खोला। ये पढ़कर मेरी दुनिया अंधेरी हो गई, क्योंकि हिमांशी मेरा ही नाम था। ये पढ़कर मेरी दुनिया अंधेरी हो गई, क्योंकि हिमांशी मेरा ही नाम था। और हितेश हितेश तो वो इंसान था जिससे मैं। जिंदगी भी अजीब ड्रामा है, जिसकी स्क्रिप्ट शायद आसमानों पर लिखी जाती है, मगर इसकी रिहर्सल हमें जमीन पर कांटों पर चलकर करनी पड़ती है। ओल्ड एज होम की ये लाल ईंटों वाली बिल्डिंग वैसे तो बहुत शानदार थी, मगर इसकी दीवारों में जो खामोशी बसती थी वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी। यहाँ हर आने वाला अपने साथ एक कहानी लाता था, एक ऐसी कहानी जिसका अंजाम आंसुओं और पछतावे की कालक से लिखा होता था। यहाँ आने वाले हर इंसान का अपना एक अलग दुख होता है, अपनी एक कहानी होती है जिसे बताने में वो घबराता है। यहाँ आया हुआ हर इंसान अपने सगे रिश्तों से हारा हुआ होता है, जिसको पालने में उसने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी होती है। वही उसे यहाँ अकेला छोड़कर चले जाते हैं। मैं जब यहाँ आई तो मेरे पास भी एक ऐसी ही कहानी थी, जिसे सुनाने के लिए मेरे पास शब्द नहीं थे। सिर्फ वो खाली नजरें थी जो गेट की तरफ देखती रहती थी। मेरे अपने बेटे ने मुझे यहाँ छोड़ते वक्त कहा था कि माँ, यहाँ तुम ज्यादा खुश रहोगी, यहाँ तुम्हारी उम्र के लोग हैं, घर में तुम अकेली बोर हो जाती हो। वो झूठ बोल रहा था और मैं जानती थी कि वो झूठ बोल रहा है, मगर माँ की ममता शायद इतनी ही अंधी होती है कि बच्चे के दिए हुए जहर को भी वो ठंडा पानी समझकर पी लेती है। मैं जानती थी कि उसकी पत्नी मुझे अपने साथ नहीं रखना चाहती, इसीलिए मेरे बेटे ने अपनी पत्नी की बात मानकर मुझे यहाँ बेसहारा छोड़ दिया, जिसे पालने में मैंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी थी। उसने आज मुझे इस तरह छोड़ दिया था कि मैं दरवाजे की तरफ देखकर उसका इंतजार करती रहती थी, लेकिन वो नहीं आता था। मैंने खामोशी से अपना थोड़ा सा सामान उठाया और इस अजनबी दुनिया का हिस्सा बन गई, जहां मौत जिंदगी से ज्यादा पास महसूस होती थी। शुरू के दिन बहुत ही ज्यादा मुश्किल थे। मुझे लगता था मैं सांस तो ले रही हूँ, मगर मेरी जिंदगी कहीं पीछे उसी घर के दरवाजे पर टिकी हुई है, जिसे मैंने अपने खून पसीने से बनाया था। और हर आहट पर लगता था कि शायद मेरा बेटा मुझे लेने आया है, शायद उसे अपनी गलती का एहसास हो गया, मगर वो नहीं आता था। मैं हर बार उदास होकर रह जाती थी। मैं सोचती थी कि कभी तो उसे अपनी गलती का एहसास होगा, मगर दिन महीनों में और महीने सालों में बदलते गए और वो गेट कभी मेरे लिए नहीं खुला। इसी घुटन भरे माहौल में मैं हितेश साहब से मिली थी। वो इस ओल्ड एज होम के सबसे पुराने लोगों में से एक थे। उनकी पर्सनैलिटी में एक अजीब सा ठहराव था, जैसे कोई तूफान गुजर जाने के बाद समंदर पर एक सुकून छा जाता है। वो ज्यादा बातें नहीं करते थे। अक्सर बगीचे में पड़ी लकड़ी की कुर्सी पर बैठे आसमान को घूरते रहते थे, या फिर अपनी डायरी में कुछ लिखते रहते थे। हमारे बीच जान पहचान नहीं हुई थी, यहाँ किसी को जानने की जरूरत भी नहीं थी। हम सब ठुकराए हुए लोग थे, और दर्द का रिश्ता खून के रिश्ते से ज्यादा गहरा होता है। यहाँ हर एक इंसान टूटा हुआ था। कोई भी किसी से उसकी पहचान नहीं पूछता था, क्योंकि सबकी पहचान मिटी हुई थी। सब अपने घर से निकाले गए थे, सब अपने बच्चों के हाथों ठुकराए गए थे। एक शाम मैं बहुत ही ज्यादा उदास थी। मेरी दवाई खत्म हो चुकी थी और नर्स का रवैया बहुत ही ज्यादा सख्त था। मैं बगीचे के कोने में बैठकर अपनी जिंदगी को कोस रही थी कि तब पहली बार हितेश साहब मेरे पास आए। उनके हाथ में चाय का एक कप था, जो उन्होंने खामोशी से मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने चौंक कर उन्हें देखा तो उनकी बड़ी बड़ी आंखों में बहुत ज्यादा मोहब्बत थी। उन्होंने धीमे लहजे में कहा कि चाय पी लीजिए, ठंडी हो जाएगी तो जिंदगी की तरह बेकार लगने लगेगी। ये वो पहली बात थी जो उन्होंने मुझसे कही थी, और न जाने क्यों इस बात ने मेरे अंदर के जमे हुए आंसुओं को पिघला दिया था। उस दिन के बाद हम दोनों एक दूसरे की ज़रूरत बन गए थे। हम दोनों के बच्चे हमें यहाँ छोड़ कर गए थे, और शायद यही वजह थी जिसने हमें एक अनकहे बंधन में बांध दिया था। हितेश साहब कोई आम बूढ़े आदमी नहीं थे। उनकी बातों में किताबों जैसी चमक और लेखकों जैसा प्यार था।
वो अक्सर समझाते थे कि बच्चे एक टेस्ट हैं और हम इस टेस्ट में पूरे उतरते हैं और ये उनकी तकदीर है कि वो अपनी ज़िंदगी कैसे संवारते हैं। हमने तो अपने बच्चों को बहुत मेहनत से पाला होता है, लेकिन जब बच्चे हमें ऐसे बेसहारा छोड़ देते हैं, तो ये उनकी गलती होती है और उन्हें इस चीज़ की सज़ा भी ज़रूर मिलती है, क्योंकि ऊपर वाला सब देख रहा होता है। ऊपर वाला कभी माँ बाप को अकेला नहीं छोड़ता। जो भी बच्चे अपने माँ बाप के साथ ऐसा बर्ताव करते हैं, ऊपर वाला उनसे ज़रूर बदला लेता है। मैं जब भी अपने बीते हुए कल को याद करके रोने लगती थी, तो वो बात ही बदल देते थे। कभी मौसम की बात करते थे, कभी पुराने वक्त के किस्से सुनाते थे, मगर कभी अपनी ज़िंदगी के बारे में नहीं बताते थे। मैंने कई बार महसूस किया कि उनके अंदर भी कोई बहुत गहरा ज़ख्म है, जिसे वो अपनी मुस्कुराहट के पर्दे में छुपाए रखते हैं। कभी-कभी जब वो खामोश बैठे होते, तो उनके चेहरे पर ऐसा दर्द होता था, जैसे वो किसी बहुत ज़रूरी चीज़ को खो देने का गम मना रहे हों। मगर मैंने कभी पूछने की कोशिश ही नहीं की, क्योंकि यहाँ हर इंसान अपना-अपना दर्द उठाए फिर रहा है और किसी के दुख को कुरेदना उसे और तकलीफ देने के बराबर होता है। वक्त अपनी रफ्तार से गुजरता रहा, सुबह शाम में ढलती रही और हम दोनों एक दूसरे का सहारा बने रहे। वो ओल्ड एज होम जो मुझे काटने को दौड़ता था, अब हितेश साहब की वजह से कुछ अच्छा सा लगने लगा था। हम शाम की चाय इकट्ठे पीते थे, बगीचे में टहलते थे और ऐसी बातें करते थे जिससे हमारी जिंदगी से कोई लेना देना नहीं होता था। मुझे उनकी मौजूदगी में एक अच्छा सा एहसास होता था, जैसे कोई ताकतवर पेड़ मेरे सर पर साए किए खड़ा हो। मुझे याद है, एक बार उन्होंने कहा था कि इंसानों को इंसान की पहचान तब होती है जब उससे उसका सब कुछ छीन लिया जाए। उन्होंने कहा था कि रिश्ते खून से नहीं, एहसास के होते हैं और जहाँ एहसास मर जाते हैं, वहाँ अपने भी अजनबी हो जाते हैं। उनकी ये बातें मेरे दिल पर जम जाती थी। वो मेरे लिए सिर्फ एक दोस्त नहीं थे, बल्कि इस वीरान जगह में उम्मीद की इकलौती किरण थे। मुझे नहीं पता था कि उनका बीता हुआ कल क्या है, वो क्या करते थे, कहाँ रहते थे। बस इतना पता था कि उनके बच्चे विदेश में रहते हैं और वो यहाँ पर अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन गुजार रहे हैं। कभी-कभी मुझे लगता था कि शायद वो मेरा इंतज़ार कर रहे हैं या मैं उनका इंतज़ार कर रही थी, ताकि हम दोनों मिलकर अपना सारा बोझ बाँट सकें। लेकिन तकदीर को हमारा सुकून गँवारा नहीं था। वो खतरनाक रात मुझे आज भी याद है, जब नवंबर की सर्दियाँ चल रही थीं और खिड़कियों के शीशे बज रहे थे। हितेश साहब की तबीयत कुछ दिनों से थोड़ी खराब थी, मगर वो हमेशा की तरह मुस्कुराकर कह देते थे कि मैं एक पुरानी मशीन हूँ, अब मुझे चलना नहीं, रुक जाना चाहिए। उस रात खाने के बाद मैं कमरे में गई, तो वो बिस्तर पर लेटे हुए थे। उनका चेहरा पीला था और सांस उखड़ रही थी। मैं घबरा गई और डॉक्टर को बुलाने लगी, मगर उन्होंने इशारे से मुझे रोक दिया। उन्होंने कांपते हाथ से मुझसे पानी मांगा। मैंने ग्लास उनके होठों से लगाया, तो उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे कोई मुसाफिर अपनी मंजिल तक पहुंचकर सुकून महसूस करता है। उन्होंने मेरी तरफ देखा और बहुत धीमी आवाज में कहा कि धन्यवाद मेरा साथ देने के लिए। अब मेरा वक्त हो गया है, मेरी जिंदगी पूरी हो गई है, मैं बहुत खुश हूँ। मैंने रोते हुए कहा कि आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, मेरा यहाँ आपके अलावा कोई भी नहीं है। आप जानते हैं कि मैं आपके अलावा किसी से भी नहीं बोलती। आप ही मेरे सारे दुखों को जानते हैं। मैं आपसे हर बात करती हूँ। आप मुझे ऐसे अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। आपके बिना मैं यहाँ क्या करूँगी? लेकिन वो सिर्फ मुस्कुराए और वो एक ऐसी मुस्कुराहट थी जिसमें हजारों गम छुपे हुए थे। उन्होंने कुछ कहने की कोशिश की, शायद वो कुछ बताना चाहते थे, मगर शब्द उनके गले में ही रुक गए थे। उनकी आंखें धीरे-धीरे बंद हो गईं और वो हाथ जो कुछ देर पहले पानी मांग रहे थे, बेजान होकर बिस्तर पर गिर गए। कमरे में मौत का सन्नाटा छा गया। मैं पत्थर की मूर्ति की तरह वहीं खड़ी रही। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि वो इंसान जो अभी कुछ लम्हे पहले मुझसे बात कर रहा था, वो अब नहीं रहा। डॉक्टर आए, नर्स आए, सब लोग आए। उन्होंने मशीनों से चेक किया और सर हिलाकर चले गए कि हितेश साहब जा चुके थे। वो मुझे इस भरी दुनिया में दोबारा से अकेला कर गए थे। उनका अंतिम संस्कार होने वाला था। उनके बच्चों को खबर दे दी गई थी, मगर वही हुआ जिसका डर था। वो बहाना बनाकर नहीं आए कि उन्हें बहुत ज़रूरी काम है। उनके अंतिम संस्कार पर कुछ ही लोग थे, ओल्ड एज होम के नौकर और कुछ लोग। मैं वहां पर खड़ी उनकी चिता को देखती रही।
और मुझे लगा कि इस चिता के नीचे हितेश नहीं बल्कि मेरी बाकी की सारी जिंदगी दबी हुई है। मेरे बच्चों ने मुझे अपने घर से निकाल दिया था, मगर हितेश साहब के जाने से मैं सच में मर गई थी। अब वो कुर्सी खाली थी, वो चाय का कप अकेला था और वो बागीचा सुनसान था। मैंने खुद को कमरे में बंद कर लिया। मुझे हर चीज़ में उनकी कमी महसूस होती थी। उनका धीमा लहजा, उनकी चाल, उनके समझाने का अंदाज, सब कुछ ख्वाब बन गया था। कई दिन तक मैं उनके कमरे की तरफ नहीं जा सकी। वहां से गुजरते हुए मेरा दिल डूबने लगता था। लेकिन फिर ओल्ड हाउस वालों की तरफ से कहा गया कि उनका कमरा खाली करना है ताकि किसी नए आने वाले को जगह दी जा सके। इंचार्ज ने मुझसे कहा कि आप उनके सबसे ज्यादा करीब थी, अगर आपको उनकी कोई निशानी रखनी हो तो रख लीजिए, बाकी सामान हम दे देंगे। ये सुनकर मेरे दिल में एक दर्द उठा था। हितेश साहब का सामान, उनका सब कुछ, जो कुछ कपड़े और कुछ किताबों तक ही था। मैंने हिम्मत इकट्ठी की और उनके कमरे में कदम रखा। वहां अब भी उनकी महक बाकी थी। दीवारों पर लगी पेंटिंग्स, अलमारी में तमीज से रखे कपड़े और टेबल पर पड़ी वो डायरी जिसमें वो अक्सर कुछ लिखते रहते थे। मैंने कांपते हाथों से उन चीज़ों को छुआ। ये बेजान चीज़ थी, लेकिन अब मेरा इकलौता सहारा बन चुकी थी। मैं नहीं जानती थी कि इस कमरे में मौजूद एक मामूली सा टीन का संदूक मेरी जिंदगी में क्या तूफान लाने वाला था। मैं तो सिर्फ अपने दोस्त की आखिरी निशानियां समेटने आई थी, मगर तकदीर ने वहां मेरे लिए मेरी जिंदगी का सबसे खतरनाक और दिल दहला देने वाला राज छुपा कर रखा था। मैंने कपड़े समेटे, किताबें एक तरफ रखी और फिर मेरी नज़र उस पुराने जंग से भरे संदूक पर पड़ी जो पलंग के नीचे छुपा हुआ था। न जाने क्यों उसे देखकर मेरा दिल जोर से धड़का था। एक अनजानी सी उलझन थी जो मुझे उस संदूक की तरफ खींच रही थी। शायद हितेश साहब मुझे पुकार रहे थे, या शायद मेरा अपना बीता हुआ कल मेरा इंतजार कर रहा था। मैंने झुककर वो संदूक बाहर निकाला। वो बिल्कुल भी भारी नहीं था, मगर मुझे लगा कि मैं पहाड़ उठा रही हूँ। उस पर ताला नहीं था, बस कुंडी लगी हुई थी। मैंने एक गहरा सांस लिया और कुंडी खोल दी। संदूक खुलते ही पुराने कागजों की बू हवा में फैल गई। अंदर कुछ खास तो नहीं था, कुछ पुरानी तस्वीर, कुछ दवाइयों की पर्चियां और सबसे नीचे पड़ा हुआ एक खत। एक ऐसा खत जिसने वक्त की धूल को अपने ऊपर चिपका लिया था। मैंने वो खत उठाया। वो काफी मोटा था, जैसे उसमें बहुत सारे कागज हों। उस पर कोई डाक की मोहर नहीं थी, मतलब ये कभी पोस्ट नहीं किया गया था। मैंने उसे पलटकर देखा कि भेजने वाले या लेने वाले का नाम पढ़ सकूं, और जैसे ही मेरी नज़र उस पर लिखे नाम पर पड़ी, मेरे हाथों से जान निकल गई। वो खत जमीन पर गिर गया। वहां लिखा था, मेरी प्यारी हिमांशी। ये नाम पढ़ते ही मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। मेरा पूरा शरीर कांपने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे मैं अभी चक्कर खाकर यहीं बेहोश हो जाऊंगी। हिमांशी, ये मेरा ही नाम था, वो नाम जो शादी से पहले मेरे माँ बाप और भाई बहन पुकारते थे। शादी के बाद तो मैं बहू और फिर माँ बन गई थी, और यहाँ ओल्ड एज होम में सब मुझे बड़ी दीदी कहते थे। ये हिमांशी कौन थी? क्या हितेश साहब की जिंदगी में भी कोई हिमांशी थी, या ये सिर्फ एक धोखा था? मगर मेरा दिल गवाही दे रहा था कि ये धोखा नहीं है। मेरे हाथ कांप रहे थे और माथे पर पसीना आ रहा था। ये नाम 40 साल बाद मेरी आंखों के सामने आया था, और वो भी हितेश साहब के समान से। वो हितेश साहब जिन्हें मैं सिर्फ कुछ सालों से ही जानती थी, जो मेरे लिए सिर्फ एक अजनबी थे, मगर बहुत अच्छे दोस्त थे। मैंने कांपते हाथों से दोबारा खत उठाया। धड़कन इतनी तेज थी कि कानों में सुनाई दे रही थी। क्या हितेश साहब मुझे पहले से जानते थे? अगर जानते थे तो उन्होंने कभी बताया क्यों नहीं? और अगर ये खत मेरे लिए है तो ये 40 साल पुराना क्यों लगता है? क्या ये खत उन्होंने मेरे लिए लिखे थे? अगर लिखे थे तो मुझे भेजे क्यों नहीं थे? अगर लिखे थे तो फिर मुझे भेजे क्यों नहीं थे? और यहाँ ओल्ड हाउस में आकर उन्होंने मुझे बताया क्यों नहीं था? सवालों का एक तूफान था जो मेरे दिमाग में इकट्ठा हो चुका था। मैं वहीं फर्श पर बैठ गई और हिम्मत करके खत का मुंह खोला। अंदर से पीले पड़ चुके कागज मिले थे। लिखाई बहुत अच्छी और साफ थी, बिल्कुल हितेश साहब की तरह। जैसे ही मैंने पहले शब्द पढ़ना शुरू किया और मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। ये खत नहीं था, ये एक तड़पती हुई जिंदगी थी जो सालों से इस टीन के संदूक में बंद पड़ी थी। ये एक राजों का भंडार था जो हितेश साहब मरकर भी अपने साथ लेकर जाना चाहते थे, मगर शायद तकदीर चाहती थी कि मैं मरने से पहले जान लूं
कि जिस इंसान को मैं अजनबी समझकर उसके कंधे पर सर रखकर रोई, वो असल में कौन था? वो असल में कौन था? उस लम्हे मुझे एहसास हुआ कि मैंने हितेश साहब को खोया नहीं है, बल्कि अब मुझे उन्हें असलियत में पाना था। वो खत मेरे हाथों में था और मैं उसे पढ़ने के लिए खुद को तैयार कर रही थी, जबकि मैं जानती थी कि उसके बाद मेरी दुनिया वो नहीं रहेगी जो अब तक थी। मैं नहीं जानती थी कि ये खत क्या सच में मेरे लिए है या सिर्फ एक धोखा है, क्योंकि हिमांशी नाम की इस दुनिया में सिर्फ एक लड़की तो नहीं हो सकती, क्या पता कोई और हिमांशी हो। मैंने बहुत हिम्मत करके खुद को तैयार किया। ये लिखाई, ये मोतियों जैसे शब्द, ये बातें, ये कोई आम लिखाई नहीं थी। ये वो लिखाई थी जिसे मैं 40 साल पहले पढ़ती थी। मेरा दिमाग एक झटके से खुल गया। मैं अपने कल के उस वक्त में पहुंच गई जब मैं यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट थी और मेरा रोमांस किसी इंसान से नहीं बल्कि शब्दों से शुरू हुआ था। मुझे याद आया कैसे लाइब्रेरी की किताबों में मुझे छुपे हुए खत मिलते थे। वो खत जिसे लिखने वाले ने कभी अपना नाम नहीं लिखा था, सिर्फ हितेश लिखता था। मैंने कभी उसे देखा नहीं था। हमारी मोहब्बत नज़रों से नहीं बल्कि दिल से हुई थी। मैंने उसका चेहरा कभी नहीं देखा था, बस उसके खतों में गिरफ्तार हो गई थी। वो लिखता था कि हिमांशी, मैं तुम्हारे सामने आने की हिम्मत नहीं रखता, क्योंकि मेरी सूरत मेरी मोहब्बत जैसी खूबसूरत नहीं है। मैं डरता हूँ कि तुम मुझे देखकर मेरी बेइज्जती न कर दो और फिर मुझसे नफरत न करने लगो। तुम बहुत खूबसूरत हो। मैं तुम्हारे अलावा कभी किसी को सोच भी नहीं सकता। तुम्हारे जैसी लड़की मैंने आज तक इस दुनिया में नहीं देखी। तुम्हें देखकर ऐसा लगा था जैसे पूरी दुनिया थम गई है। तुम इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो। अगर तुम्हारे ऊपर नज़र चली जाए तो नज़र हटाने का दिल ही नहीं चाहता। दिल चाहता है कि बस तुम्हें ही देखता रहूं। वो मेरे लिए ये खत लिखता था और मैं पागलों की तरह उसके शब्दों पर अपनी जान देने को भी तैयार हो जाती थी। फिर अचानक वो खत आने बंद हो गए थे। मैं हफ्तों लाइब्रेरी की किताबें ढूंढती रही, मगर वहाँ सिर्फ खाली पेज थे। उसने मुझसे मिलने का वादा किया था, मगर वो नहीं आया। मैं समझती कि उसने मेरी जिंदगी के साथ खेला है। वो कोई धोखेबाज है जो मेरे दिल में घर करके गायब हो गया। मैंने 40 साल उस हितेश नाम के इंसान से नफरत की थी, जिसने मुझे देखे बिना मुझे तोड़ दिया था। लेकिन आज आज वही लिखाई, वही अंदाज, वही मोहब्बत उस बूढ़े हितेश साहब के संदूक से मुझे मिली थी, जिन्हें मैंने कभी उस नज़र से देखा ही नहीं था। मेरा दिमाग सुन होकर रह गया था। क्या ये मुमकिन है? क्या ऐसा हो सकता है कि वो बूढ़ा इंसान जिसके साथ मैं रोज शाम की चाय पीती थी, वही मेरा अनदेखा आशिक था? क्या ये वही हितेश था जिसके शब्दों से मैंने मोहब्बत की थी, जिसके दिल से मेरा दिल जुड़ा हुआ था? मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था। कांपते हाथों से मैंने वो खत खोला। कागज पीले पड़ चुके थे, मगर लिखाई अभी भी वैसी ही गहरी थी। खत की तारीख वही थी जब हमारे बीच बात होना खत्म हुआ था। इसमें लिखा था कि मेरी हिमांशी, आज शायद तुम मुझे लाइब्रेरी में ढूंढ रही होगी, मगर मैं वहां नहीं जाऊंगा। मैं कभी तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा। तुमने मुझसे कहा था कि हम जरूर मिलेंगे और मैंने तुमसे वादा भी किया था, मगर आज जब मैं तुम्हारे पिताजी के पास तुम्हारा हाथ मांगने गया तो उन्होंने मुझे वो शीशा दिखा दिया जिसे मैं नज़रअंदाज कर रहा था। मैंने उन्हें बताया कि मैं वो लड़का हूँ जो हिमांशी को खत लिखता है, तो वो गुस्से में आ गए। उन्होंने मुझसे कहा कि अगर मैंने अपनी गंदी शक्ल तुम्हें दिखाई तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने मुझे बहुत बेइज्जत किया। उन्होंने मुझे मेरी सच्चाई दिखाई कि मैं क्या हूँ। मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। हिमांशी, मैं अपनी गरीबी से लड़ सकता हूँ, मगर तुम्हारी बर्बादी की वजह नहीं बन सकता। तुम्हारे पिताजी ने कहा कि तुम एक शहजादी हो और मैं एक भिखारी, और शहजादियाँ भिखारी के साथ मोहल्ले में नहीं रहती। मैं जा रहा हूँ इस शहर से बहुत दूर। तुमने मुझे कभी देखा भी नहीं, लेकिन तुम्हारे दिल ने मुझे महसूस किया है और यही मेरी जिंदगी का सब कुछ है। मैं तुमसे छुपकर जा रहा हूँ ताकि तुम मुझसे नफरत कर सको, क्योंकि अगर तुम्हें पता चल जाता तो तुम शायद पूरी दुनिया से लड़ जाती और मैं तुम्हें उन कांटों पर चलाना नहीं चाहता था। समझ लेना कि हितेश एक ख्वाब था जो बिखर गया। खत पढ़ते हुए मेरे आंसू कागज पर गिरकर शब्दों को फैला रहे थे। तो ये सच था, उसने मुझे धोखा नहीं दिया था, बल्कि उसने मेरे लिए अपना घमंड, अपनी मोहब्बत, अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। वो डर गया था कि मेरे पिताजी मुझे नुकसान पहुंचाएंगे और मैं उसे धोखेबाज समझकर कोसती रही। लेकिन सबसे बड़ा सदमा मुझे ये सोचकर लग रहा था
कि ये खत यहाँ ओल्ड एज होम में हितेश साहब के पास कैसे है। इसका मतलब है कि हितेश साहब ही वो लड़का थे। क्योंकि मैंने जवानी में कभी उनकी शक्ल नहीं देखी थी, इसलिए मैं यहाँ उन्हें पहचान नहीं सकी। और वो, क्या वो मुझे पहचानते थे? ये सवाल मेरे दिल में तीर की तरह चुभ रहा था। अगर वो मुझे पहचानते थे तो उन्होंने बताया क्यों नहीं कि हम तो दोस्त थे। वो रोज मेरी बातें सुनते थे। मैंने कितनी बार उनके सामने अपने उस धोखेबाज आशिक के बारे में बताया था और वो खामोशी से सुनते रहते थे। है ऊपर वाले, कितना बड़ा दिल था उस इंसान का। वो मेरे मुंह से अपनी बुराइयां सुनता रहा मगर कभी कुछ नहीं कहा। मैंने पागलों की तरह संदूक को उलट पलट कर देखा। मुझे और सबूत चाहिए थे। मैं जानना चाहती थी कि आखिर उन्होंने ये राज क्यों छुपाए रखा। तभी मेरी नज़र अलमारी के निचले हिस्से में पड़ी एक छोटी सी डायरी पर गई, जिसमें एक ताज़ा लिखा हुआ कागज़ झांक रहा था। ये कागज़ पुराना नहीं था, बल्कि इसकी सफ़ेदी बता रही थी कि ये अभी आजकल में ही लिखा गया है, शायद उनकी मौत से कुछ दिन पहले। मैंने भागकर वो कागज़ उठाया। उस पर लिखी बातें पढ़कर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये मेरे नाम पर उनका आखिरी खत था। हिमांशी, मुझे पता है कि एक दिन तुम ये संदूक ज़रूर खोलोगी। 40 साल पहले मैं तुम्हारे लिए शहर छोड़ गया था, लेकिन तकदीर ने देखो हम दोनों को इसी शहर में एक वीरान ओल्ड एज होम में मिला दिया। जिस दिन तुम यहाँ आई थी, मैंने तुम्हें पहली नज़र में ही पहचान लिया था। तुम्हारे चेहरे पर झुर्रियाँ आ गई थी, मगर तुम्हारी आंखों की उदासी वैसी ही थी जो तुम्हारे खतों में हुआ करती थी। मेरा दिल चाहा कि मैं चिल्ला चिल्ला कर बताऊं कि मैं तुम्हारा मुजरिम हितेश हूँ। मैं वही हूँ जिसके शब्दों से तुम प्यार करती थी, जिसके दिल से तुम प्यार करती थी। मगर फिर मैं रुक गया। मैंने देखा कि तुम अपने बच्चों के हाथों टूटी हुई हो। तुम अपने अकेलेपन और बेबसी से शर्मिंदा हो। अगर मैं तुम्हें बता देता कि मैं वही हितेश हूँ, तो शायद तुम अपनी इस हालत पर मुझसे ज़्यादा शर्मिंदा हो जाती। तुमने जवानी में मुझसे कहा था कि तुम एक इज्जतदार जिंदगी गुजारोगी। मैं तुम्हें इस हाल में देखकर तुम्हारी हार का गवाह नहीं बनना चाहता था। इसीलिए मैंने फैसला किया कि मैं अजनबी बनकर तुम्हारा सहारा बनूंगा। मैंने यहाँ ओल्ड एज होम में तुम्हारे इस दिल से दोबारा मोहब्बत की है। लेकिन हिमांशी, एक राज है जो मैं सीने में लेकर मर रहा हूँ, मगर अब चाहता हूँ कि वो अमानत तुम्हें सौंप दूँ। हमारी मोहब्बत सिर्फ कागजों तक ही नहीं थी। मैंने उन खतों के अलावा भी एक दुनिया बसाई थी जो अब तक सुरक्षित है। अगर तुम मेरी सच्चाई जानना चाहती हो, अगर तुम्हें अब भी शक है कि मैं तुम्हारा वही अनदेखा आशिक हितेश हूँ, तो ओल्ड एज हाउस के पीछे मैदान में जाना। वहाँ तीसरी बेंच के पीछे बिल्कुल नीचे दाईं तरफ एक चीज़ दबी हुई है। वहाँ मिट्टी के नीचे एक ऐसी निशानी है जो तुम्हें यकीन दिला देगी कि मैंने मरते दम तक सिर्फ तुम्हारा इंतज़ार किया है। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता था। मैं तुम्हें कभी भी नहीं भूल सकता था। मैं तो तुम्हें छोड़कर भी नहीं जाना चाहता था। लेकिन जब तुम्हारे पिताजी ने मुझे मेरी असलियत बताई, तो मुझे पता चल गया कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। तुम तो एक शहजादी हो जो शहजादियों की ज़िंदगी जीती है, लेकिन मैं तो एक भिखारी था, एक बहुत ही गरीब इंसान था जो तुम्हारी ख्वाहिशों को पूरा नहीं कर सकता था। इसीलिए मैं पीछे हट गया था और मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारी जान मेरी वजह से खतरे में पड़ जाए। मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारे पिताजी मेरी वजह से तुमसे नाराज़ हो जाएं। इसलिए मैं तुमसे नहीं मिला। मैंने तुम्हें अपना चेहरा नहीं दिखाया। मैंने तुम्हें नहीं बताया कि मैं ही हितेश हूँ। मुझे माफ़ कर देना हिमांशी, मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया। आज तुम्हें इस ओल्ड एज हाउस में देखकर मुझे बहुत दुख होता है कि तुम्हारे अपने बच्चों ने भी तुम्हें इस तरह छोड़ दिया। जाओ हिमांशी, इससे पहले कि मिट्टी उसे हमेशा के लिए ख़त्म कर दे, मेरी वो अमानत संभाल लो। खत पढ़ते ही मेरे शरीर में एक बिजली सी दौड़ गई, जैसे किसी ने मेरे मरे हुए शरीर में जिंदगी डाल दी हो। रात के 12 बज रहे थे। बाहर बिल्कुल घुप अंधेरा था और ओल्ड एज होम का गेट बंद था, मगर मेरे अंदर एक हिम्मत इकट्ठा थी। मैंने नंगे पैर कमरे से दौड़ लगाई। नीचे दरवाजे के पास चौकीदार सो रहा था। मैं बिल्ली की तरह दबे पैर दीवार कूदने के लिए उस जगह पहुंची जहां से दीवार थोड़ी टूटी हुई थी। मुझे अपनी उम्र, अपनी कमजोरी और जोड़ों का दर्द का होश तक नहीं था। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात गूंज रही थी, बेंच के पीछे दाएं तरफ मिट्टी के नीचे। मैं सड़क पर पागलों की तरह भाग रही थी। मेरे सफ़ेद बाल हवा में उड़ रहे थे और पैरों में ईंटें चुभ रही थी, मगर मुझे कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा था। ओल्ड एज होम के पीछे वाला मैदान कुछ ही दूरी पर था। रास्ते में आवारा कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आ रही थी।
सन्नाटा इतना था कि मेरी अपनी सांसें किसी तूफान की तरह चलती हुई महसूस हो रही थी। मैं गिरते पड़ते पार्क के गेट तक पहुंची। गेट पर ताला था, मगर मैं दीवार के साथ लगी झाड़ियों को चीरते हुए अंदर आ गई थी। पार्क में बिल्कुल मौत जैसा सन्नाटा था और अंधेरा था, मगर मेरी नज़र सिर्फ एक उस बेंच को ढूंढ रही थी जिसके नीचे सब कुछ दबा हुआ था। मेरा दिल सीने से बाहर आने को था। मैं भागती हुई बेंचों के पास से गुजर रही थी। कई बार मेरा दुपट्टा कांटों में उलझा, कई बार मैं ठोकर खाकर गिरी, मेरे घुटने छिल गए, हाथों से खून निकलने लगा, मगर मैं बिल्कुल भी नहीं रुकी। आखिरकार मैं उस बेंच तक पहुंच गई जिसके बारे में हितेश साहब ने मुझे बताया था। वहां की मिट्टी थोड़ी गीली थी। हितेश, मैं आ गई हूँ, मैं चिल्लाई थी, मगर मेरी आवाज़ गले में ही बंद होकर रह गई थी। मैंने इधर देखा ना उधर, बस अपने हाथों से उस जमीन को सहलाना शुरू कर दिया और फिर उस मिट्टी को खोदना शुरू कर दिया। मेरे नाखून मिट्टी में धंस रहे थे, उंगलियां जख्मी हो रही थी, मगर मेरे ऊपर बहुत हिम्मत चढ़ी हुई थी मगर मेरे ऊपर बहुत हिम्मत चढ़ी हुई थी। मुझे वो अमानत चाहिए थी, मुझे वो सबूत चाहिए था कि मेरी मोहब्बत झूठी नहीं थी। मिट्टी सख्त थी, मगर मेरी हिम्मत के सामने उसकी सख्ती कोई मतलब नहीं रखती थी। मैं किसी पागल जानवर की तरह मिट्टी हटा रही थी और फिर अचानक मेरी उंगलियां किसी सख्त चीज से टकराईं। एक धातु जैसी आवाज आई, टक। मेरा दिल उछलकर हलक में आ गया। मैंने तेजी से आसपास की मिट्टी हटाई। वहां एक छोटी सी संदूकची दबी हुई थी, लकड़ी और पीतल से बनी। एक बहुत ही खूबसूरत सी संदूकची थी जिसे न जाने किसने वहां छुपाया था। मैंने कांपते हाथों से उसे बाहर खींच कर निकाला। वो मिट्टी में लथपथ हो रही थी, बिल्कुल मेरी तरह। मैंने उसे अपने सीने से लगा लिया और वहीं जमीन पर बैठ गई। चांद बादलों में छुपकर पार्क में रोशनी डाल रहा था। मैंने संदूकचे की कुंडी पर हाथ रखा। ये वो लम्हा था जिसके लिए शायद तकदीर ने 40 साल इंतजार किया था। और इस संदूकची के अंदर क्या था? कौन सा ऐसा राज जो हितेश ने जिंदगी में मुझसे छुपाया और अब मरने के बाद मुझे सौंप रहा था? हितेश की मोहब्बत की ताकत ने ही मुझे ये हिम्मत और हौसला दिया। मैंने कुंडी घुमाई। एक खटकी आवाज के साथ कुंडी खुल गई। जैसे ही मेरी नज़र उसके अंदर मौजूद चीज पर पड़ी, मेरे मुंह से अचानक एक चीख निकल गई और मैं हैरानी की हालत में रह गई। वहां अंदर कोई सोना चांदी या हीरे मोती नहीं, बल्कि वहां एक ऐसी चीज रखी हुई थी जिसने मेरे बीते हुए कल, आज और आने वाले कल को बिल्कुल एक लम्हे के लिए मेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया था। पार्क की भयानक खामोशी में संदूकची का ढक्कन खोलते ही मेरी नज़र सबसे पहले एक सफ़ेद रंग के कपड़े पर पड़ी जो वक्त के डर से थोड़ा गंदा हो चुका था, मगर चांद की धीमी रोशनी में भी अपनी खूबसूरती खो नहीं पाया था। मेरे कांपते हाथों ने जैसे ही उसे छुआ, एक सनसनी सी मेरे पूरे बदन में दौड़ गई, क्योंकि वो कपड़ा मेरे लिए अजनबी नहीं था। मैंने कांपते हुए हाथों से उसे खोला तो मेरे हलक में हिचकियां फंसकर रह गईं। मेरी आंखों से आंसू का समंदर बहने लगा। मलमल का ये खूबसूरत रुमाल था जिसके कोने पर नीले रेशमी धागे से एक नाम कढ़ाई किया गया था, हिमांशी। ये कोई आम कढ़ाई नहीं थी, ये मेरे अपने हाथों का हुनर था। ये वो रुमाल है जो मैंने अपनी जवानी की रातों में जाग जाग कर उस अनजान आशिक के लिए तैयार किया था, जिससे मैंने सिर्फ खतों से ही मोहब्बत की थी, दिल से मोहब्बत की थी। मुझे याद आ गया, मैंने ये रुमाल अपनी पसंदीदा किताब के अंदर छुपाकर लाइब्रेरी की इस रैक में रख दिया था जहाँ से हम किताबों का बदला करते थे, और साथ में एक पर्ची लिखी थी कि ये मेरी पहली और आखिरी निशानी है, इसे संभाल कर रखना। मुझे लगा था कि वो रुमाल खो गया है या शायद हितेश ने उसे कोई इज्जत नहीं दी होगी, मगर आज 40 साल बाद वो रुमाल इस हालत में उस मिट्टी के नीचे दबा हुआ मिला था। उस रुमाल की तह में गुलाब की सूखी हुई पत्तियों की खुशबू आ रही थी जो शायद उसने सालों पहले उसमें रखी होगी। इस एक रुमाल ने मुझे बता दिया कि हितेश ने सिर्फ मेरी मोहब्बत को नहीं बचाया, बल्कि उसने मेरे अंग अंग को फूलों की तरह संभाल कर रखा था। मैं पागलों की तरह उस रुमाल को चूम रही थी और अपने आंसुओं से भिगो रही थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि कोई इंसान किसी की याद को इस तरह सीने से लगा सकता है कि मरने के बाद भी उसे इतनी अच्छी जगह छुपा कर रख दे। मगर राज भी खत्म नहीं होते। रुमाल के नीचे एक नीले रंग का कानूनी फाइल रखा हुआ था जिस पर बड़े बड़े शब्दों में वसीयतनामा लिखा हुआ था। इतने में ही पार्क में एक इंसान आया। उसे देखकर मैं घबरा गई कि कहीं वो मुझे यहाँ देख न ले और यहाँ से निकाल न दे। अभी तो मैंने अपना काम भी पूरा नहीं किया। वो पूरे पार्क में टहला, मैं उसे छुपती रही।
कभी झाड़ियों के पीछे, कभी बेंच के नीचे, लेकिन उस इंसान ने मुझे नहीं देखा। आखिरकार मैं बच ही गई थी। पूरे 5 मिनट वहां टहलने के बाद वो आदमी वहां से चला गया था। मुझे ये डर था कि अगर वो मुझे देख लेता तो वापस ओल्ड एज होम में छोड़ आता। मैं अपना काम भी पूरा नहीं कर पाती। पता नहीं वो कौन आदमी था जो अचानक इस वक्त इतनी रात में यहाँ आ गया था। शायद ऐसे ही टहलने आया होगा, लेकिन मैं फिर भी उससे छुप रही थी। अब वो यहाँ से जा चुका था। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। फिर मैंने वापस से उस संदूकची पर ध्यान दिया। वसीयतनामा। हितेश तो एक अकेला और गरीब बूढ़ा आदमी था जो ओल्ड एज होम के टुकड़ों पर पल रहा था। फिर ये वसीयत कैसी? मैंने कपकपाते हाथों से वो फाइल खोली। उसके अंदर स्टाम्प पेपर पर एक झुंड था और सबसे ऊपर हितेश के हाथ का लिखा हुआ एक खत था। ये खत पिछले खतों से जैसा नहीं था। इसमें लिखे हुए शब्दों में एक अजीब सी ताकत और मोहब्बत थी जो मैंने हितेश साहब की पर्सनालिटी में कभी महसूस नहीं की थी। मैंने पढ़ना शुरू किया तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकलती चली गई। खत की शुरुआत कुछ ऐसी थी कि मेरी हिमांशी, अगर तुम ये वसीयत पढ़ रही हो तो इसका मतलब है कि मैं ऊपर वाले के पास पहुंच चुका हूँ और तुमने मेरी आखिरी निशानी ढूंढ ली है। तुम शायद मुझे एक बेबस और गरीब बूढ़ा समझ रही हो जिसे उसके जालिम बच्चों ने घर से निकाल दिया था, और शायद मैंने तुम्हें ऐसा ही दिखाया था कि तुम मुझे और मेरी हकीकत से दूर रहो। मैं नहीं चाहता था कि तुम मेरे बारे में जानो। तुमने मुझे हमेशा ओल्ड एज होम में एक कोने में बैठा हुआ ही देखा, जिससे तुम्हें लगा होगा कि मैं गरीब आदमी हूँ जिसे मेरे बच्चों ने घर से निकाल दिया। लेकिन आज मैं तुम्हें सच बताना चाहता हूँ हिमांशी, मैं वो हितेश नहीं हूँ जो 40 साल पहले गरीबी की वजह से शहर छोड़ गया था, बल्कि मैं इस शहर का वो हितेश हूँ जिसके नाम से बिजनेस की दुनिया कांपती है। जी हाँ हिमांशी, मैंने जब वो शहर छोड़ा था तो मैंने कसम खाई थी कि मैं इतना पैसा कमा लूंगा कि दुनिया की हर खुशी खरीद सकूं, सिवाय तुम्हारे। मैंने दिन रात मेहनत की। मैंने सीमेंट और कंस्ट्रक्शन का एक ऐसा अंपायर खड़ा किया जिसकी बुनियाद मेरे आंसुओं और पसीने पर रखी गई थी, और मैं करोड़पति बन गया। हिमांशी, मेरे पास महल, गाड़ियां और नौकरों की फौज थी, मगर मेरे पास तुम नहीं थी। मैंने शादी भी की सिर्फ अपने घर वालों के दबाव पर, मगर मेरा दिल हमेशा सुनसान था। मेरी पत्नी जल्दी ही इस दुनिया से चली गई थी और मैंने अपना सारा ध्यान अपने दोनों बेटों की परवरिश पर लगा दिया। मैंने उन्हें वो सब कुछ दिया जो मुझे नहीं मिला था, अच्छी पढ़ाई, दौलत, बहुत सारा प्यार। मगर मुझे नहीं पता था कि मैं अपनी आस्तीन में सांप पाल रहा हूँ। मेरे बेटों ने मेरी दौलत से तो प्यार किया, मगर मुझसे नहीं। जैसे जैसे मैं बूढ़ा होता गया, उनकी नज़रें मेरी जायदाद पर जमती गईं। वो चाहते थे कि मैं अपनी ज़िंदगी में ही सब कुछ उनके नाम कर दूं। मैंने मना किया तो उन्होंने मेरा जीना दुश्वार कर दिया। वो मुझे पागल खाने भेजने की धमकियां देने लगे थे, मुझे कमरे में बंद रखते थे, और आखिरकार उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती इस ओल्ड एज होम में भिजवा दिया, ये कहकर कि पिताजी, आपकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, वहाँ आपका इलाज होगा। वो समझते थे कि मैं वहाँ सड़कर मर जाऊंगा और मेरी मौत के बाद सारी जायदाद वो खुद अपने नाम करवा लेंगे, क्योंकि मैंने पहले ही एक वसीयत लिख रखी थी जिसमें सब कुछ उनके नाम था। मैं टूट चुका था हिमांशी। मैंने हालात से समझौता कर ही लिया था कि यही होना है। शायद मैंने कभी किसी का दिल दुखाया होगा। मैं खामोशी से मौत का इंतजार करता रहा, लेकिन फिर वो हुआ जिसकी मुझे उम्मीद ही नहीं थी। उस ओल्ड एज होम के बगीचे में मैंने तुम्हें देखा। वो लम्हा मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सदमा भी था और सबसे बड़ी खुशी भी थी। मैंने देखा कि जिस हिमांशी के लिए मैंने दुनिया छोड़ी, जिसकी खुशी के लिए मैंने अपनी मोहब्बत छोड़ दी, उसे भी उसकी औलाद ने इस तरह धक्के देकर निकाल दिया जैसे मुझे। हम दोनों की ही जिंदगियां अब एक जैसी थी। मैं भी अपने घर वालों का ठुकराया हुआ था, और तुम भी। तुम्हें टूटी हुई चप्पल और पुराने दुपट्टे में देखकर मेरा खून खौल उठा। मुझे लगा जैसे मेरी मोहब्बत की बेइज्जती हुई है। मैंने सोचा कि हम दोनों ने अपनी जवानी अपने बच्चों पर न्यौछावर कर दी और बदले में हमें ये बेइज्जती मिली। उसी रात मैंने एक फैसला किया, एक ऐसा फैसला जिसने मेरे अंदर दोबारा जिंदगी जीने की किरण जगा दी थी। मैंने कसम खाई कि मैं अपनी कमाई, अपनी मेहनत की कमाई उन बदतमीज बेटों को नहीं दूंगा जिन्होंने मुझे और तुम्हें रुलाया है। हिमांशी, मैंने ओल्ड एज होम से छुपाकर अपने पुराने और वफादार वकील को बुलाया। वो रात के अंधेरे में मुझसे मिलने आया और मैंने अपनी पुरानी वसीयत काट दी। मैंने एक नई वसीयत तैयार करवाई जो अब तुम्हारे हाथ में है। इस कागज को गौर से देखो।
मेरा बिजनेस, मेरा बैंक अकाउंट, मेरी फैक्ट्रियाँ और मेरे सारी जायदाद का 50% हिस्सा मैंने तुम्हारे नाम कर दिया। जी हाँ हिमांशी, तुम अब कोई बेसहारा बुढ़िया नहीं हो। तुम इस शहर की सबसे बड़ी बिजनेस की मालकिन हो और मेरी वारिस हो। बाकी 50% मैंने चैरिटी के नाम कर दिया ताकि मेरे मरने के बाद मेरे बेटे मेरे एक एक पैसे के लिए तरस जाएं। ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए वो तोहफा है जो मैं उस जमाने में नहीं दे सका था। मैं चाहता हूँ कि तुम इस वसीयत को लेकर मेरे वकील मिस्टर रोहित के पास जाओ। वो सब जानते हैं और वो तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। मैंने उन्हें बता दिया था कि मेरे मरने के बाद ये सारा काम शुरू कर दें। हिमांशी, ये दौलत तुम्हें शायद तुम्हारी जवानी वापस लाकर नहीं देगी, मगर ये तुम्हें वो ताकत देगी कि तुम उन लोगों की आंखों में आंखें डालकर बात कर सको जिन्होंने तुम्हें कम समझा। ये मेरा बदला भी है और मेरी मोहब्बत भी। मेरे बेटे को जब पता चलेगा कि उनके बाप ने जिस औरत के नाम अपनी आधी जायदाद की है, वो वही औरत है जिसे उसके बच्चे ओल्ड एज होम में बेसहारा छोड़ गए थे, तो उनके चेहरों की हवाइयाँ देखने वाली होंगी। ये सोचकर ही मुझे मरने के बाद सुकून मिलेगा कि मैंने अपनी हिमांशी को दुनिया की परेशानियों से बचा लिया। ये फाइल संभाल लो हिमांशी, ये सिर्फ कागज नहीं है, ये मेरी जिंदगी भर की कमाई है जो अब तुम्हारे कदमों में है। मुझे माफ कर देना कि मैं जिंदगी में तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सका, मगर मरते मरते मैं तुम्हें वो ताज पहनाकर जा रहा हूँ जिसकी तुम हकदार हो। जितनी जल्दी हो सके मेरे वकील मिस्टर रोहित के पास चली जाना। इस फाइल में उनका एड्रेस भी लिखा हुआ है और नंबर भी है। मैं तुम्हें अब ऐसे बेसहारा नहीं देख सकता। जितनी जल्दी हो सके तुम अपना शहर बना लो, अपना ठिकाना बना लो, ताकि तुम्हें दर दर की ठोकर ना खानी पड़े और इस तरह बेसहारा ना फिरना पड़े। मैं तुम्हें इस तरह नहीं देख सकता। जब तुम पहली बार ओल्ड एज होम में आई थी, मैंने जब ही सोच लिया था कि मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ूंगा। मुझे तुम्हें देखकर बहुत दुख होता था, लेकिन मैं उस वक्त कुछ नहीं कर सकता था। इसलिए मैंने मरने के बाद ये सब कुछ तुम्हारे नाम कर दिया था कि तुम अपनी जिंदगी सुकून से जी सको। खत यहाँ खत्म हो चुका था, मगर मैं वहीं जमीन की गीली मिट्टी पर मूर्ति बनी बैठी थी। मेरे हाथों में वो फाइल थी जिसका वजन बहुत भारी महसूस हो रहा था। मेरा दिमाग घूम रहा था। हितेश शहर का टाइकून था, वो खामोश बूढ़ा जो टूटी हुई प्याली में चाय पी रहा था, जिसके पास पहनने को ढंग के कपड़े नहीं थे, वो असलियत में करोड़पति था। ऐसा कैसे हो सकता था? हितेश ने मुझसे ये सब कुछ क्यों छुपाया था? अगर वो मुझे बता देता तो मैं भी कुछ पल उसके साथ जी लेती। वो मुझे पहले बता देता कि वो वही हितेश है जो मुझे खत लिखता था, जिसके खत से मैं मोहब्बत करती थी, जिसके शब्दों से मैं मोहब्बत करती थी, लेकिन उसने मुझे नहीं बताया। उसे मुझे बताना चाहिए था ताकि मैं भी किसी गलत फहमी में ना रहती। मैं भी उसे उसी तरह देखती जैसे वो मुझे देखता था। उसने ये सब ड्रामा सिर्फ इसीलिए बर्दाश्त किया क्योंकि वो टूट चुका था, मगर मुझे देखकर उसने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। उसने अपने बेटे से बदला लिया और मुझे मुझे उसने फर्श से उठाकर आसमान पर बिठा दिया। मुझे अपने कानों में उसकी धीमी आवाज़ सुनाई दी जो अक्सर कहता था कि हिमांशी, फिक्र मत करो, वक्त सबका हिसाब करता है। तो ये था उसका हिसाब, ये था उसका प्लान। उसने मुझे सिर्फ अपना प्यार नहीं दिया, बल्कि उसने मुझे मेरी खोई हुई इज्जत और मेरी ताकत लौटा दी। मैंने वो रुमाल अपने सीने से लगाया और फाइल को मजबूती से थाम लिया। पार्क में अंधेरा और गहरा होने लगा था। चांद बादलों में छुपता जा रहा था। रात और गहरी होती जा रही थी। अब उस संदूकची ने मुझे बहुत ज्यादा ताकत दे दी थी। मैं अब वो हिमांशी नहीं रही थी जो कल शाम ओल्ड एज होम के कोने में बैठकर अपने मरने की प्रार्थना करती थी। अब मैं हितेश की वारिस थी, वो हितेश जिसने अपनी वसीयत में लिख दिया था कि उसकी मोहब्बत उसकी दौलत से ज्यादा कीमती है। मैंने उस जमीन की मिट्टी पर हाथ फेरकर खुशी से कहा कि तुमने अपना वादा निभा दिया हितेश, अब मेरी बारी है। मैंने दिल में वादा किया कि मैं उसके बेटों को बताऊंगी कि बाप को घर से निकालने का अंजाम क्या होता है। मैं उन लोगों के सामने जाऊंगी जिन्होंने मुझे बोझ समझा था। हितेश मरकर भी मेरे लिए ढाल बन गया था। मैंने अपने आंसू साफ किए और उठकर खड़ी हुई। अब मेरे अंदर बहुत ज्यादा हिम्मत थी। अब मैं कोई कमजोर औरत नहीं रही थी। मैंने सोच लिया था कि मैं हितेश का और अपना बदला जरूर लूंगी। हमारे बच्चों ने हमें इस तरह ओल्ड एज होम में फेंक दिया जिनको पालने में हमने अपनी एक उम्र बिता दी। उन्हें हमें निकालते हुए इतना भी एहसास नहीं हुआ कि हमने उन्हें कितनी मुश्किलों से पाला होगा। अब मैं इन सब चीजों का बदला लेने वाली थी। पार्क के पेड़ हवा से तेज तेज हिल रहे थे
और मेरे हाथ में मौजूद फाइल सूरज की तरह चमक रही थी। मैंने कदम बढ़ाए, मगर मेरी अब चाल में बुढ़ापे की कपकपाहट नहीं थी, बल्कि एक हिम्मत थी, एक ताकत थी। मुझे अभी ओल्ड एज होम वापस जाना था, अपना सामान उठाना था और फिर वकील के पास जाना था। लेकिन इस बार मैं सर झुकाकर नहीं, बल्कि सर उठाकर चलूंगी, क्योंकि अब मेरे सर पर लावारिस होने का दाग नहीं, बल्कि हितेश की मोहब्बत का ताज था। और वो मलमल का रुमाल जो मेरे हाथ में था, वो गवाह था कि मोहब्बत अगर सच्ची हो तो किस्मत बदल देती है, चाहे इंसान को मरना ही क्यों न पड़े। अभी तो खेल शुरू हुआ था, अभी तो उन लोगों का हिसाब बाकी था और हितेश की आत्मा मेरे साथ थी इस जंग में जो अब मैं लड़ने वाली थी। सूरज सर पर आने वाला था, मगर मेरे अंदर का मौसम बदल चुका था। मैं पार्क से पहले ओल्ड एज होम पहुंची थी, ताकि किसी को शक न हो कि मैं कहाँ गई थी। मैंने वहां पूरी रात जागकर गुजारी। मैंने सुबह होने का इंतजार किया। मैं पूरी रात घड़ी को देखती रही और मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे घड़ी चल ही नहीं रही है। बहुत मुश्किलों से सुबह हुई तो मैं सीधी मिस्टर रोहित वकील के ऑफिस में पहुंच गई। और जब मैं वहां से निकली तो मैं वो हिमांशी नहीं थी जो ओल्ड एज होम की टूटी हुई चारपाई पर अपनी मौत का इंतजार करती थी, बल्कि अब मैं हितेश ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की चेयरपर्सन थी। वकील साहब ने हितेश की बातों के हिसाब से सब कुछ पहले से तैयार कर रखा था। उन्होंने मुझे बताया कि हितेश साहब ने आखिरी दिनों में अपनी वसीयत रजिस्टर्ड करवा दी थी और अब कानूनी तौर पर मैं इस सब की मालिक हूँ। हम लोग एक बड़ी काली गाड़ी में हितेश के उस आलीशान बंगले की तरफ जाने के लिए निकले जिसे लोग व्हाइट हाउस कहते थे। ये वही घर था जहाँ से हितेश को धक्के देकर निकाला गया था। गाड़ी गेट पर रुकी तो चौकीदार ने रोकना चाहा, मगर वकील साहब को देखकर दरवाजा खोल दिया। गाड़ी पोर्च में रुकी और मैं बाहर निकली। मेरे हाथ में वही पुराना मलमल का रुमाल था और दूसरे हाथ में वो फाइल। मैंने सर उठाकर उस बिल्डिंग को देखा जिसकी ईंटों में हितेश के खून पसीने की कमाई थी। ड्राइंग रूम में हितेश के दोनों बेटे और बहुएं मौजूद थीं। शायद वो वकील का इंतजार कर रहे थे ताकि जायदाद अपने नाम करवा सकें। जैसे ही मैं वकील साहब के साथ अंदर आई, उनके चेहरे पर हैरत ही हैरत भर गई थी। बड़े बेटे ने नफरत से मुझे देखा और कहा कि ये बुढ़िया कौन है और उसे यहाँ क्यों लाए हो? रोहित अंकल, क्या हमें भीख देनी है? ये शब्द मेरे सीने में तीर की तरह लगे थे, मगर अब मैं कमजोर नहीं थी। वकील साहब ने सीरियस होकर कहा कि तमीज से बात करो, ये मैडम हिमांशी है और आज से ये इस घर की मालकिन है। अब से सब कुछ उनके हाथ में है, सारी जायदाद उनके नाम पर है। कमरे में जैसे बम फट गया था। दोनों बेटे गुस्से से खड़े हो गए और चिल्लाने लगे कि ये क्या बकवास है? पिताजी तो पागल थे, उनकी वसीयत की कोई हैसियत नहीं थी। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? ये सब कुछ झूठ है। आपने पिताजी की बातों पर यकीन कैसे कर लिया? उनकी दिमागी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। तब वकील ने वो वीडियो चलाई जो हितेश जी ने मरने से कुछ दिन पहले रिकॉर्ड की थी। उस वीडियो में हितेश बिल्कुल होश में थे और उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि मेरे बच्चों ने मुझे बेघर किया, इसलिए मैं अपनी आधी जायदाद और सारे बिजनेस की पावर हिमांशी को देता हूँ जो मेरी वारिस है, और बाकी आधा हिस्सा चैरिटी को देता हूँ। मेरे बेटों को सिर्फ इस घर में रहने की इजाज़त तब तक होगी जब तक हिमांशी चाहेगी। अगर हिमांशी ने मना कर दिया तो मेरे बेटे इस घर में भी नहीं रह सकते। उन्हें अपने लिए खुद ही कोई ठिकाना ढूंढना होगा। जैसे उन्होंने मुझे बेघर किया था, उन्हें भी बेघर होना होगा। अगर हिमांशी चाहे तो उन्हें रोक सकती है। वीडियो खत्म हुई तो कमरे में सन्नाटा छा गया। उनके चेहरे से रंग उड़ चुके थे। वो जिस बाप को कमजोर समझ रहे थे, वो जाते जाते उनकी हड्डियों तक को तोड़ गया था। मैं आगे बढ़ी और सोफे पर बैठ गई। मैंने उनकी आंखों में देखा, जहां अब गुस्सा नहीं बल्कि डर था। मैंने धीमे मगर मजबूत लहजे में कहा कि कल तुम लोगों ने अपने बाप को घर से निकाला था, आज मैं चाहूं तो तुम्हें इसी वक्त सड़क पर फेंक सकती हूँ और कानून मेरे साथ है। वो दोनों लड़के जो कुछ देर पहले शेर बने हुए थे, अब भीगी बिल्ली की तरह मेरे सामने खड़े थे। उनकी बहू ने रोना शुरू कर दिया था। छोटा बेटा मेरे कदमों में गिर गया था और कहने लगा कि हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई, हम कहाँ जाएंगे, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। उन्हें इस तरह गिड़गिड़ाते हुए देखकर मुझे सुकून नहीं मिला, बल्कि अफसोस हुआ। ये हितेश का खून थे, ये उनकी निशानी थे। मैंने गहरा सांस लिया और अपने हाथ में मौजूद हितेश के रुमाल को सख्ती से दबा लिया। मैंने उनसे कहा कि उठ जाओ, मैं तुम्हें घर से नहीं निकालूंगी, क्योंकि तुम उस इंसान के बेटे हो जिससे मैंने मोहब्बत की है। मैं तुम्हें सड़क पर नहीं डालूंगी, लेकिन याद रखना, इस बिजनेस और जायदाद पर अब मेरा हुक्म चलेगा।
तुम्हें हर महीने तुम्हारा खर्चा मिलेगा, मगर उड़ाने के लिए नहीं, सिर्फ ज़रूरत पूरी करने के लिए। और अगर तुमने दोबारा किसी बूढ़े इंसान को बेइज्जत किया तो ये छत भी छीन लूंगी। वो लोग हैरत और एहसान मंदी से मुझे देख रहे थे। उन्हें यकीन ही नहीं आ रहा था कि जिस अजनबी औरत को वो भिखारी समझ रहे थे, उसने उन्हें अपने घर में रहने की जगह दी थी। उस दिन के बाद हवेली का माहौल बदल गया था। मैंने हितेश का कमरा खुलवाया और वहीं रहने का फैसला किया। मैं रोज सुबह उसकी तस्वीरों से बातें करती और फिर ऑफिस जाती। मैंने बिजनेस की भागदौड़ संभाल ली थी। लोग हैरान थे कि एक घरेलू बूढ़ी औरत कैसे इतना बड़ा बिजनेस चला रही है, मगर उन्हें नहीं पता था कि मेरे पीछे हितेश की ताकत और उनका छोड़ा हुआ एक्सपीरियंस था। मैंने हितेश के नाम से ओल्ड एज होम बनवाए, गरीबों की मदद की और वो सब कुछ किया जो हितेश करना चाहते थे। वक्त तेजी से गुजरता गया। मैं शहर की एक ताकतवर औरत बन चुकी थी, जिसे लोग आयरन लेडी कहते थे। मगर मेरे अंदर की ममता अभी दिखती थी। मुझे अपना बेटा याद आता था, वो बेटा जिसने मुझे ओल्ड एज होम में छोड़ा था। मैंने कभी उसका पता करने की कोशिश ही नहीं की, क्योंकि मैं चाहती थी कि वो अपनी गलती का खुद एहसास करे। मगर दिल तो माँ का था। अक्सर रातों को तड़पती थी। ऑफिस में नई भर्तियों के लिए इंटरव्यू हो रहे थे। मैं अपने कैबिन में बैठी फाइल्स देख रही थी कि पीए ने कहा कि मैडम, एक इंसान बहुत ज़्यादा कह रहा है कि उसे नौकरी की बहुत ज़रूरत है, क्या आप उसे एक मौका देंगी? मैंने इजाज़त दे दी। दरवाज़ा खुला तो एक इंसान अंदर आया। उसके कपड़े मैले थे, बाल बिखरे हुए थे और चेहरे पर ज़माने की ठोकरों की धूल थी। वो नज़र झुकाए कुर्सी पर बैठने ही लगा था कि उसकी नज़र मेरे ऊपर पड़ी। एक लम्हे के लिए वक्त थम गया। वो पत्थर का हो गया। उसकी आंखें फैल गईं और होठ कांपने लगे। सामने चेयरपर्सन की कुर्सी पर कोई और नहीं, उसकी अपनी माँ बैठी थी, जिसे वो सालों पहले अकेला छोड़ आया था। माँ! उसके मुंह से एक चीख निकली। मैंने फाइल बंद की और उसे देखा। मेरा दिल फटने लगा था। ये मेरा अपना खून था, मेरा बेटा जिसे मैंने गोद में खिलाया था। आज वो मेरे सामने एक भिखारी की तरह खड़ा था। उसकी हालत बता रही थी कि ऊपर वाले ने उसे कहीं का नहीं छोड़ा था। शायद उसने जो मेरे साथ किया था, ज़माना उसके साथ वही कर चुका था। वो दौड़ कर आया और मेरे पैरों में गिर गया। वो बच्चों की तरह ज़ोर ज़ोर से रो रहा था कि माँ, मुझे माफ़ कर दो, मैं बर्बाद हो गया। मेरे बच्चों ने मुझे छोड़ दिया, मेरी पत्नी मुझे छोड़ कर चली गई, मेरे पास खाने को पैसे नहीं है, मैं दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ। मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ हो माँ, मुझे जगह दे दो, मैं मर जाऊँगा। उसके आंसू मेरे पैरों पर गिर रहे थे। मेरा हाथ उठा कि उसके सर पर रख दूं, उसे सीने से लगा लूं कि कोई बात नहीं मेरे बेटे, मैं माँ हूं ना। ममता का समंदर उठ रहा था। मगर फिर मुझे हितेश का चेहरा याद आया। मुझे वो रातें याद आईं जो मैंने ओल्ड एज होम में सिसकते हुए गुजारी थी। मुझे याद आया कि इस बेटे ने मुझे कैसे ठुकराया था। अगर मैं आज पिघल जाती तो उस सबक का क्या होता जो किस्मत उसे सिखाना चाह रही थी। अगर मैं उसे इसी तरह सीने से लगा लेती तो शायद उसे कभी एहसास ही नहीं होता कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। मैंने अपने कांपते हुए हाथ को उसके सर पर रखने से रोक लिया। मैंने खुद को पत्थर कर लिया। मैंने उससे कहा कि उठो। वो रोते हुए मेरी तरफ देखने लगा। मैंने इंटरकॉम पर पीए को बुलाया। मेरा बेटा सहमी हुई नज़रों से मुझे देख रहा था। शायद उसे डर था कि मैं उसे धक्के देकर निकलवा दूंगी। मैंने अपनी आंखों में आते हुए आंसुओं को जबरदस्ती रोका और अपने टेबल पर रखे हितेश के मलमल के रुमाल को मुट्ठी में दबा लिया, जिसने मुझे हौसला दिया। मैंने उसकी आंखों में देखा और वो बात कही जो मेरी जिंदगी की सबसे मुश्किल बात थी। तुम्हारी बात मानी जाती है, तुम्हें कंपनी में नौकरी मिल जाएगी। वो हैरत से मुझे देखने लगा। मैंने बात जारी रखी, तुम्हें सैलरी मिलेगी, घर भी मिलेगा और इज्जत की रोटी भी मिलेगी। वो खुशी से दोबारा मेरे कदमों की तरफ झुका। धन्यवाद माँ, बहुत बहुत धन्यवाद, तुम बहुत बड़ी हो। मैं जानता था तुम मुझे माफ़ करोगी। मैंने उसे रोका और सख्त लहजे में कहा, गलत फहमी में मत रहना। मैंने तुम्हें माफ़ नहीं किया और ना ही तुम्हें तुम्हारी माँ वापस मिली है। ये नौकरी तुम्हें इसीलिए नहीं मिल रही कि तुम मेरे बेटे हो, बल्कि इसीलिए मिल रही है क्योंकि मैं इस कुर्सी पर बैठकर किसी को खाली हाथ नहीं लौटाती। कमरे में सन्नाटा छा गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया। मैंने अपनी बात का आखिरी हिस्सा कहा, जिसने उसके और मेरे बीच हमेशा के लिए एक लकीर खींच दी थी। मैंने कहा, जिस बेटे ने मुझे मेरे बुरे वक्त में छोड़ा था, मैं उसे उसके बुरे वक्त में थाम लूंगी, ताकि उसे और दुनिया को याद रहे कि दिल किसे कहते हैं। जाओ अपनी सीट संभालो, मगर याद रखना, इस ऑफिस में तुम सिर्फ एक नौकर हो
और मैं सिर्फ कंपनी की मालकिन। ममता का दरवाज़ा तुम उसी दिन बंद कर आए थे जब तुमने मुझे ओल्ड एज होम के दरवाजे पर उतारा था। वो सर झुकाए हुए रोता हुआ कमरे से निकल गया और दरवाज़ा बंद होते ही मैं कुर्सी से टेक लगाकर बैठ गई और मेरे कंट्रोल के सारे बंधन टूट गए थे। मैं फूट फूट कर रोने लगी। मैं जीत गई थी, मगर एक माँ हार गई थी। हितेश का रुमाल मेरे आंसू पोंछ रहा था और मुझे ऐसा लग रहा था कि वो मेरे कान में कह रहा हो कि तुमने ठीक किया हिमांशी, तुमने उसे ज़िंदगी दी है मगर सबक भी दिया। यही असली परवरिश है। बाहर दुनिया चल रही थी, मगर इस आलीशान ऑफिस में एक माँ अपनी जीत की उदासी में बैठी थी, जो असलियत में मेरी सबसे बड़ी जीत थी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।